Hey everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy and this is the fifth video of Vocabing A to Z. Like my other videos also, here I'm going to take some of the very important words that are not just important from your everyday use point of view, but keeping exam in mind. I mean the competitive exams, these are some of the words which are very frequently asked in most of the exams. And for this particular video, I'm going to take words that begins with letter, the base word will begin with the letter B, and then we'll of course follow it up with synonyms and antonyms. Okay, so let's start vocabing. So here's the first word. What do you have today? Baffle. Most of you might you have heard this term before, this word before, but for a lot of people this will be a new word. Baffle. So like if I give you an example, the unexplainable COVID crisis totally baffled everyone. Like abhi ke liye jab COVID crisis, the unexplainable, if I write a sentence, can you reduce the meaning? The unexplainable COVID crisis totally baffled everyone. So part of speech, verb, can be used as an adjective also. I'll come to that later. So baffle part of speech as a verb कैसे use होता है? Something that is very confusing, totally confusing. ठीक है? Totally confusing. Something that is very confusing. ठीक है? Something that gets you to be perplexed. That's baffle. An unexplainable, अभी जैसे चल रहा है कोविड के लिए, the unexplainable COVID crisis totally baffled everyone. कौन क्या कैसे इससे राहत मिलेगा, क्या करना है नहीं करना है, किसी को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. सो इसीलिए इसके साथ मैंने एसोसिएट किया कोविड के साथ, एंड इसीलिए मैं इसके साथ बोल रहा हूँ कि इट हैज baffled everyone. ठीक है, ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, तो इट बिकम्स वर्ब के जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, लेकिन आज के टाइम में एज एन एडजेक्टिव, लाइक वेरी मॉडर्न वे में एज एन एडजेक्टिव भी आज बहुत यूज हो रहा है. ठीक है, वेरी अर्बन टर्म. बैफल जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूं डूड दिस क्लब इज सो बैफल, क्या बोला मैंने एग्जांपल? डूड दिस क्लब इज सो बैफल. तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स समथिंग दैट रियली सक्स. ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट गुड इनफ, समथिंग दैट इज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? समथिंग दैट सक्स. दैट्स बैफल फॉर यू. तो बैफल एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव कैसे समझ में आएगा आपको? एज ए वर्ब दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो इसीलिए द अनएक्सप्लेनेबल कोविड क्राइसिस टोटली बैफल्ड एवरीवन. एंड इन अ वेरी अर्बन वे आज के टाइम में बैफल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है. तो उसका मतलब होता है समथिंग, तब क्या किस टर्म में यूज करते हैं? समथिंग टू से समथिंग दैट रियली सक्स. ठीक है, जो अप टू द मार्क नहीं है. तो ये हो गया आपका एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो लेट्स सी सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स में कंफाउंड. कंफाउंड का मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आज के टाइम में बहुत ज्यादा चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो द इन्फ्लेशन फिगर कंफाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट. द इन्फ्लेशन फिगर कंफाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट. तो इसका मतलब क्या निकलता है? अ कॉज ऑफ सरप्राइज और कंफ्यूजन. ठीक है, अ कॉज ऑफ सरप्राइज और कंफ्यूजन. अगर हो सके तो साइड में एग्जाम्पल भी लिख के रखना, जैसे मैंने बताया था शायद ऐसा कुछ, द इन्फ्लेशन फिगर कंफाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट. तो ये सब अगर एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उस वर्ड को एग्जाम्पल में लिखा है, खुद जिया है उस वर्ड को. ठीक है, तो ये ज्यादा दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक वो बैठ जाता है. ठीक है, परमानेंटली बैठ जाता है.
Next, bewildered. Bewildered is a very common term. Example, she was bewildered by his sudden change of mood. She was bewildered by his sudden change of mood. So it's like the cause of being perplexed or confused. क्या कारण है वो? This is the cause of being perplexed. और perplexed अगला ही word है. Perplexed or confused. तो perplex का मतलब समझ ही गए होंगे. Perplex is the direct synonym of puzzle. ठीक है, puzzle, like she was perplexed about her decision. अगर मैं example दूं तो she was perplexed about her decision. तो इसका मतलब क्या है? It's like puzzled, being puzzled. ठीक है, तो अभी तक हमने synonyms देखा. तो let's look at some of the antonyms. Poised. ठीक है, poised जैसे very commonly used. Poised is like remaining a very balanced, बहुत ही equilibrium maintain करना. ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा equilibrium maintain करना. Being very poised, being balanced. तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, he poised motionless on his toes. ठीक है, क्या बोला मैंने? He poised motionless on his toes. तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाया. तो इसका मतलब क्या निकलता है? Being balanced or being in equilibrium. ठीक है, equilibrium भी इसका सिनोनिम होगा, मतलब बैफल का एंटोनिम होगा, लेकिन पॉइज का सिनोनिम है. तो इक्विलिब्रियम हो सकता है तो साइड में लिख के रख सकते हो. तो कंपोजर, जैसे कंपोजर बीइंग लाइक, अगर मैं बोलूं कंपोजर, इट्स लाइक रिमेनिंग वेरी काम. ठीक है, काम एंड कंट्रोल्ड. कंपोजर का मतलब इज लाइक द सिनोनिमस ऑफ लाइक काम और कंट्रोल्ड. तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं अर्नव, जैसे आप लोगों को पता ही है रिपब्लिक टीवी अर्नव, तो वो जैसे पूरा पागल हो जाते हैं. वो जब डिबेट करना स्टार्ट कराते हैं, किसको क्या बोलेंगे, कब किसको क्या बोलने देना है, नहीं देना है, वो उसको लेके अपना कंपोजर खो बैठते हैं. ठीक है, तो अर्नव वाज स्ट्रगलिंग टू रिटेन हिज कंपोजर. अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अर्नव वाज स्ट्रगलिंग टू रिटेन his composure. तो मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? It means to remain calm and controlled. बहुत ही आराम से, ठंडे दिमाग से कुछ एक होता है ना, बहुत ही poised होना, like बहुत ही graved होना, वो पर्सनैलिटी मेंटेन करना, ताकि आप जो बोलते हैं ना लोग, लाइक उसका ऑरा ही अलग है, लाइक उनका ऑरा ही अलग है. तो वो ऑरा कैसे होता है? वो जब कोई इंसान पॉइज्ड होता है, उसका कंपोजर मेंटेन्ड होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, काम होता है. लाइक व्हाई डू वी वर्शिप लॉर्ड राम? बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ हिज. one of the reasons for worshipping Lord Ram is because of this character of his. कुछ भी हो जाए लाइफ में उनके साथ, लेकिन how it is portrayed in all the mythological like stories and books is like वो अपना कंट्रोल, काम, कंपोजर कभी नहीं खोते थे. समझ में आ गया कैसे यूज करना है? तो बैफल ठीक इसका उल्टा है. बैफल इज रियली कंफ्यूजिंग, टोटली कंफ्यूजिंग. इसलिए कोविड के लिए जैसे मैंने यूज किया, लाइक द क्राइसिस टोटली बैफल्ड एवरीवन. तो और एक यूज एडजेक्टिव के जैसा, तो इट इज यूज्ड टू मीन समथिंग दैट रियली सक्स. ठीक है, सिनोनिम जैसे हमने देखा, कंफाउंड इज लाइक अ कॉज ऑफ सरप्राइज और कंफ्यूजन. एग्जांपल ऐसा कुछ दिया था मैंने, द इन्फ्लेशन फिगर्स कंफाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट. bewildered, cause of being perplexed or confused. ठीक है, एग्जांपल she was bewildered by his sudden mood change, और ऐसा कुछ बोला था. like फिर perplexed and puzzled का मतलब समझ में आ गया आपको? it means puzzled. तो she was perplexed about her decision. एंटोनिम में आ गया आपका poised, composure, controlled and calmness. ठीक है, तो should we move to the next? Let's see. Bewitching, very nice word. Bewitching is an adjective. ठीक है, कभी कभी verb के जैसा भी यूज होता है. I'll come to that. तो as an adjective, like अगर मैं बोलूं I was lost in her bewitching blue eyes. I was lost in her
rather you are now. आप पता है मुझे किसी के बारे में सोच रहे हो and you are, अरे चेहरे पे हंसी आ गया, तो it's like you are lost in her bewitching blue eyes. ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसे करके याद रखो, मैं लिख के देता हूं. I was lost in her bewitching, ठीक है, blue eyes. ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दिया ना. हाँ, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन गया समथिंग दैट इज वेरी मैजिकल एंड एन्चेंटिंग. ठीक है, जैसे मैजिकल यहाँ पे मैंने लिख दिया, समथिंग दैट इज वेरी मैजिकल. ठीक है, दैट्स द मीनिंग. बहुत ही मैजिकल या एन्चेंटिंग जो होता है, एन्चेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, that's bewitching. तो इसीलिए I was lost in her bewitching blue eyes. वो blue eyes पे, you know, that those magical blue eyes made me lost. This is one of the meanings, that is अगर वो as an adjective use होता है sentence में, लेकिन कभी-कभी वो exact verb भी आता है sentence में. ऐसे verb, अगर मैं verb के हिसाब से बोलूँ, like I am a really a big time Harry Potter fan. So if you are one of them, तो आपको पता होगा कि you know how Professor Severus Snape had been bewitched by Lord Voldemort. Correct? तो it's like to bewitch. It means to cast a spell. जो काला जादू वगैरह करता है ना, हैरी पॉटर मूवीज आर ऑल अबाउट you know casting spells and everything. वो सब उनको wizard कहा जाता है. क्यों? Because they can bewitch. Then bewitch का मतलब क्या है? To cast spell. It means the professor, जो example मैंने बोला था, Professor Severus Snape had been bewitched by Lord Voldemort. तो इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब verb, as a verb इसका meaning आ रहा है to cast a spell. To cast a spell. समझ में आ गया आपको? Example लिख दूं? Professor Snape, Severus Snape, अच्छा Snape ही लिख देता हूं मैं, had been bewitched by Lord Voldemort. ठीक है, ऐसा करके आप एसोसिएशन में याद रखोगे ना, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इस चीजों भूलोगे नहीं. मैजिकल एंड फैसिनेटिंग आप लोगों को पता ही है, समथिंग दैट इज मैजिकल, फैसिनेटिंग, आपको फैसिनेशन ड्राइव करता है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा ना अद्भुत, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिनेटिंग. स्पेल बाइंडिंग, लाइक स्पेल बाइंडिंग, देखो यहीं से आ रहा है स्पेल बाइंडिंग. इट्स लाइक हर स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी एन्चेंटेड मी. हर स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी, जो मंत्रमुग्ध बोलते हैं ना, जिसको मंत्रमुग्ध, दैट स्पेल बाइंडिंग. ठीक है, एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग इज वेरी चार्मिंग. आप चार्म भी लिख कर रख सकते हो. ठीक है, एन्चेंटिंग, एन्चेंट से बना. तो समझ में आ गया आपको? bewitching as a verb, as an adjective, something that is magical or to cast a spell. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा, that's not like पूरी enchanting नहीं है, उसका उल्टा repulsive, जिसको देखने से आप repel करो. ठीक है, like north pole, south poles, repulsive. Repugnant, exactly the same word, repugnant, that's unacceptable, or you say poles apart. ठीक है, like about Kashmir, India and Pakistan are repugnant to each other. That's the idea is pole apart. ठीक है, so repugnant is unacceptable or poles apart. एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, ऐसा. ठीक है, दैट्स रिपग्नेंट. ऑफेंसिव आपको पता ही है, समथिंग दैट इज नॉट लाइक, जिसको माना नहीं जा सकता, जिसको ऑफेंड, और जिसको कोई ऑफेंड हो जाए, वो ऑफेंसिव है. ठीक है, गुस्सा करने लायक. नॉ सिटिंग, नॉ सिटिंग इज लाइक डिस्गस्टिंग. ठीक है, अगर मैं बोलूं इट्स लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फिश वाज नॉ सिटिंग. ठीक है, दैट्स डिस्गस्टिंग. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. हाँ, लाइक एग्जाम्पल मैं लिख दूं क्या? द स्मेल ऑफ रोटन फिश वाज nauseating. तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स समथिंग दैट इज रियली डिस्गस्टिंग. ठीक है, ऑफेंसिव का मतलब पता है, रिपग्नेंट, जैसे मैंने बोला, पोल्स अपार्ट, रिपल्सिव सेम, नो रिपल्स करता है जो.
आपका बेस वर्ड था bewitching, जिसका मतलब है मैजिकल या टू कास्ट स्पेल। तो एग्जांपल आपका सिनोनिम्स में आ गया मैजिकल, fascinating, स्पेल बाइंडिंग एंड enchant। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग दो वर्ड्स निकल गया। चलो देखते हैं अगला क्या है। बोहेमियन, सच अ नाइस वर्ड। बोहेमियन, हाँ नाउन है, एडजेक्टिव भी है, जैसे जहां जैसे यूज होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, आपको, आप लोग अगर क्रिकेट फैंस हो भी नहीं तब भी अगर MS धोनी मूवी भी देखा होगा आपने, तो उसमें एक शॉट देखा होगा आपने धोनी का, कि वो जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, तो दैट्स अ बोहेमियन शॉट। क्यों इसको बोहेमियन शॉट बोला जाता है? बिकॉज ये नेचुरल, जैसे हम लोग स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव या नो हुक शॉट, पुल शॉट खेलते हैं, लाइक क्रिकेट का जो ऑर्थोडॉक्स शॉट है, जो टेक्स्ट बुक शॉट से क्रिकेट का, वो टेक्स्ट बुक शॉट नहीं है। लाइक आप अगर हरभजन का दूसरा या अश्विन का कैरम बॉल या धोनी का नो नो हेलीकॉप्टर शॉट या दिल स्कूप, ये सब अगर आपको आप प्रेफर कर पा रहे हो, या बोहेमियन, आप MF हुसैन के पेंटिंग्स को देख सकते हो, द एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, तो दिस आर नॉट लाइक नेचुरल। हम लोग जो ऐसे पेड़ पौधे एंड सीनरी करके एक उगता हुआ सूरज पहाड़ों के पीछे से, ये नॉर्मल सीनरीज नहीं है वो। ठीक है, तो वो अलग से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होता है। कोई अलग नजरिए से देखो तो एक मीनिंग आएगा, उसको रिवर्स करके देखो तो दूसरा मीनिंग आएगा। दैट्स बोहेमियन स्टाइल ऑफ लाइक पेंटिंग, दैट्स बोहेमियन। बोहेमियन इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। समझ में आ गया आपको? आउट ऑफ द बॉक्स। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, MS धोनी's बोहेमियन शॉट, MS धोनी played a बोहेमियन शॉट। नाउ बोहेमियन शॉट कौन सा शॉट? दैट्स द हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ हिज। ठीक है, तो बोहेमियन का मतलब समझ में आ गया आपको, आई बिलीव। समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, वो जो नेचुरल नहीं है, जो यूनिक है। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी यूनिक, दैट्स एक ही टाइप का होता है ऐसा, दैट्स लाइक बोहेमियन। उसी का उल्टा सिनोनिम्स हो गया आपका अनऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लाइक जो चला आ रहा है, लाइक पकड़ लो, आपको ऑफ कोर्स पकड़ लो टाटा टी या वाह ताज, वो सब ताज के अंदर आपको ऑर्थोडॉक्स असम टी नहीं मिलने वाला है। तो ऑर्थोडॉक्स क्या है? वहां का ओरिजिनल रिच जो वो है, उससे उल्टा कुछ मिलेगा। हो सकता है यहाँ से कुछ चाय आ रहा है, वहां से कुछ चाय आ रहा है, या वो कुछ मिला रहे उसमें 2-3 टाइप वेराइटी ऑफ चाय का, तो ऑर्थोडॉक्स नहीं रहता, वो अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है। ठीक है, तो वियर्ड जैसे something that is supernatural, or you can say unearthly. ठीक है, like weird way of dressing, like जैसे आप रणवीर सिंह के ड्रेसिंग सेंस को आप देख सकते हो, like वो कैसे कैसे कपड़े लगाते हैं, कुछ भी जूता, कुछ भी जैकेट्स, किसी के साथ भी मतलब कोई कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आता। that's supernatural। वो नॉर्मल कोई इंसान, हम लोग ऐसे जनरल स्टाइलिंग में ऐसा नहीं यूज करते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स लाइक समथिंग दैट इज सुपरनेचुरल और अनअर्थली। ठीक है, अनअर्थली, दैट्स वियर्ड। फिर आ गया बिजार। प्लीज अंडरस्टैंड, बिजार, द डिग्री ऑफ बीइंग वियर्ड इन बिजार इज वेरी हाई। तो आपको अगर पकड़ लो, आपको कोई चीज आपने देखा एंड वो थोड़ा हटके लगा, थोड़ा अलग सा लगा, बहुत ही वियर्ड लगा, एक चीज है, जब द डिग्री ऑफ बीइंग वियर्ड बहुत हाई हो जाता है, कि वो ऐसा तो हो, कैसा है, घिनौनापंती या जैसे ही टाइप, वो बहुत ही ज्यादा चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, बिजार जनरली पॉजिटिव वर्ड्स के साथ यूज नहीं होता। हाँ, इट्स एक्चुअली द टोन इज लाइक वेरी नेगेटिवली यूज्ड। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं, अगर आपने स्कूबा किया होगा या डिस्कवरी चैनल में देखा होगा फिश को, लाइक डीप इनटू द सी, द डीपर यू गो डाउन द सी, अगर स्कूबा करते हो या डीप सी डाइविंग करते हुए अगर आप नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा 100-200 मीटर अंदर जाने के बाद, द डीपर यू गो इनटू द सी, द फिश बिकम्स मोर एंड मोर बिजार। क्योंकि तब वो नेचुरल जो हम लोग सरफेस, सी के सरफेस में जो इतना सुंदर फिश जो हम लोग एक्वेरियम्स वगैरह में देखते हैं, या ऑल दिस टाइप ऑफ फिश जो हम लोग देखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, ये झुंड में रहता है, अच्छा लगता है, वो वैसा नहीं रहता है। बिकॉज वो जितना अंदर जाते रहता है आप सी के, तो आपको समझ में आएगा कि
हाई प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर प्लस नीचे से ग्रेविटी या लैक ऑफ सनलाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन, सब कुछ मिला के वो फिश को बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में उनको सर्वाइव करना होता है। तो उनके फिन्स वगैरह, आइस वगैरह बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। उनको दे आर नॉट नेचुरल फिश एनीमोर, वो दे टर्न मोर एंड मोर बिजार, बिकॉज उनको वैसा सिचुएशन, वो ऐसा सर्कमस्टेंसेस में उनको जिंदा रहना होता है। तो बिजार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, समथिंग जैसे यूज होता है लाइक व्हेन द डिग्री ऑफ बीइंग वियर्ड इज वेरी हाई, ठीक है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, दैट्स बिजार, ठीक है। यूनिक जैसे मैंने बता ही दिया था, यूनिक आपको पता ही है, जो अकेला है वैसा यूनिक है उसका स्टाइल, तो यूनिक। Iconoclastic, such a nice word. Iconoclastic, जैसे you can refer it with Mr. Satyajit Ray, like if you remember, a famous music director, he was everything, like music director, songwriter, film director, say painter, बहुत कुछ, बहुत qualities थे उनमें। तो Satyajit Ray was known for like he was an iconoclastic filmmaker. Why? Because with some of his movies, like example, if you have seen one of his movies called, Devi था शायद उस मूवी का नाम। तो as he said कि देवी, उस मूवी का थीम क्या था, he did not try to attack any religion as such, but he always tried to attack the dogmatism, the beliefs that are not part of the religion, that they consider to be the part of the religion, but they are just dogmatism, ठीक है, जो अच्छे के लिए नहीं है, बुराई के लिए, ठीक है। वो he always tried to attack those beliefs, like those dogmas. So Satyajit Ray was a iconoclastic filmmaker, because iconoclastic means criticizing or attacking a cherished beliefs, जो चला आ रहा है, something that is a cherished belief, उसको वो criticize करता था। तो criticizing or attacking cherished beliefs, that's iconoclastic, जो आइकन्स को ब्रेक करता है, जो चला आ रहा है चीजों को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, मिस्टर सत्यजीत रे लाइक वाज एन iconoclastic filmmaker, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट वे, ठीक है, एसोसिएट कर दो तो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। डेकोरस, तो डेकोरस कैसे यूज होता है, समथिंग दैट सूट्स द डेकोर, ठीक है, ही वाज इम्प्रेस्ड by the decorous standard of the royal court. Example, he was impressed by the decorous standard of the royal court. So decorous का मतलब क्या होता है, something that is very decent, ठीक है, very decent. तो decorous का मतलब जैसे मैंने बता दिया था, he was, लिख के दूं क्या, जगह थोड़ा कम है तो आप लोग थोड़ा लिख लो। He was impressed by the decorous standard of the royal court. That means something that suits the decor, ठीक है, that's decorous. Next, de rigueur, such a nice word, de rigueur. De rigueur is a French word, please understand this meaning. बहुत ही commonly used होता है, the origin is French origin, it's a French word, ठीक है, it's a French word. इसका मतलब क्या है, it means something that is true without an exception, ठीक है। जैसे आज के टाइम में with COVID crisis, COVID situation going on, washing hands or using sanitizers are de rigueur for these days, ठीक है, washing hands and using sanitizers are de rigueur these days. तो इसका मतलब क्या है, something that is very strict, ठीक है, strict but किस तरीके से strict with, ये कैसे कैसे यूज होता है, प्रॉपर फैशन के साथ, एटिकेट्स के साथ, कस्टम्स के साथ, जो रूल्स का एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, उनको de rigueur कहते हैं, ठीक है। De rigueur means the basic idea is being strict, ठीक है, लेकिन strict with what, strict with fashion, etiquettes, customs, etc. तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था अभी, तो washing hands and using sanitizers are de rigueur these days. That means that it has to be done without exception, कि आप अगर बाहर जाओ तो आपको आके हाथ धोना ही है, अगर सैनिटाइजर्स यूज करना ही है, कोविड से अगर बचना है, ठीक है, like wearing a mask, all these kind of things. Established, something that is true, establish हो चुका है इसको, ठीक है, like the 3 laws of Newton are established, उन पे under all like circumstances उनको अर्थ में मतलब उसको properly check
एंड वेरीफाई कर लिया गया है एंड दे आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, वो अनकन्वेंशनल नहीं है। यहाँ पे जैसे ऑर्थोडॉक्स वियर्ड है वो अनकन्वेंशनल नहीं है, दे आर एस्टेब्लिश्ड रूल्स, ठीक है। जैसे ही कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल अभी था, तो डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ अनकन्वेंशनल होगा या अनऑर्थोडॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अनकन्वेंशनल भी लिख के रख सकते थे, आई मीन सिनोनिम के सिनोनिम में, दैट्स समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, अनकन्वेंशनल, लाइक हटके, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लाइक जो चला आ रहा है, दैट्स द चेरिश्ड बिलीव्स और लाइक चेरिश्ड थिंग्स, वो ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं उसको। एंड जो वहाँ का कहीं का अगर कुछ नेचुरल या जो ओरिजिनल है उसको भी ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, जो जैसे आप यूज करना है उसको, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड बोहेमियन, आपका रूट वर्ड था, आई मीन आपका बेस वर्ड था, जिसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स और यूनिक। तो आपका सिनोनिम्स हो गया अनऑर्थोडॉक्स, वियर्ड, बिजार, यूनिक, आइकनोक्लास्टिक वगैरह। एंटोनिम्स में आ गया आपका डेकोरस, डेरिगियर, एस्टेब्लिश्ड, कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, ब्रेजन, ठीक है। ब्रेजन, नाउ व्हाट इज ब्रेजन? ब्रेजन इज कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, लाइक उरी अटैक आपको याद ही होगा, तो कैसे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स वो आके इंडियन सोल्जर्स का नींद में उनका गला काट के गए, या ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फिर उनका अटैक उन्हीं पे भारी पड़ गया, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया एंड उनके कितने कैंप्स वगैरह उनका डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो व्हाट इज ब्रेजन? ब्रेजन मींस बीइंग अनड्यूली ब्रेव, ब्रेव से हटके। हाँ, ब्रेजन इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव टोनल वर्ड, क्योंकि ब्रेव इज करेजियस, ब्रेव मीन्स बहुत ही करेजियस पॉजिटिव वे में, लाइक ब्रेजन नेगेटिव वे में। कैसे? इट मीन्स अनड्यूली ब्रेव। अनड्यूली ब्रेव का मतलब क्या है? जहां पे जरूरत नहीं है करेज दिखाने का, वहां पे करेज दिखा के खुद का नुकसान करा जाना, दैट्स ब्रेजन, ठीक है। ब्रेव एट द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ स्टूपिड, दैट्स ब्रेजन। ब्रेव at the extent of being stupid, that's brazen। समझ में आ गया आपको ब्रेजन का मतलब? ब्रेजन मीन्स जहां पे जरूरत नहीं है, लाइक आपने अपना साहस दिखाते हुए प्रिंसिपल से आर्ग्यू करके प्रिंसिपल से लड़ गए एंड उसके बदले में आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया स्कूल से या कॉलेज से, कुछ भी। तो पॉइंट बीइंग आपका वो ब्रेव आप ही पे भारी पड़ गया, तो दैट्स ब्रेजन, दैट्स नॉट ब्रेव। समझ में आ गया आपको डिफरेंस ब्रेव एंड ब्रेजन का? तो ब्रेजन इज अनड्यूली ब्रेव, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे अपना साहस दिखाना। बोल्ड, समझ में आता है आपको बोल्ड का मतलब? ब्लैटेंट, ब्लैटेंट इज जहां पे बीइंग शेमलेसली, बीइंग वेरी ओपनली शेमलेस, यू कैन से वेरी ओपनली शेमलेस। मैंने कहीं पे ये पहले भी बताया था, आई मीन कोई एक वर्ड समझाते हुए पहले भी। तो ब्लैटेंट का मतलब है ओपनली शेमलेस, ब्लेटेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन टर्म है, अगर आपको एग्जांपल समझना है, इट्स लाइक अगर आप कोलकाता जाओ या ऐसे पार्क्स वगैरह, लाइक निको पार्क वगैरह या प्रिंसेप घाट कोलकाता का, ये सब वगैरह आपको झाड़ियों के बीच या उनके बीच जो कुछ कपल्स जो कांड करते हुए देखते हैं, तो दिस इज ओपनली शेमलेस, दैट्स ब्लेटेंट, ठीक है। लाइक बीइंग ओपनली शेमलेस, दैट्स ब्लेटेंट। दैट इट नीड्स करेज ऑफ कोर्स, बट इट इज करेज जहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल आपका नेक्स्ट वर्ड भी आपका हो गया वही शेमलेस, ठीक है। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्प्यूडेंट जैसे लाइक हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर डिसअपॉइंटेड द जज, हिज impudent behavior disappointed the judge. It means not showing respect, not showing respect, that's impudent, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया था, his impudent behavior disappointed the judge। नेक्स्ट वर्ड आपका insolent, insolent means being very rude or arrogant, ठीक है, very rude or arrogant। Example, she hated the insolent tone of his voice, ठीक है। She hated the insolent tone of his voice, that means his tone was very rude and arrogant and she hated that,
समझ में आ गया आपको मीनिंग? तो वो सब लिख के रख देना साइड में अगर हो सके, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा वैसे। ठीक है, तो आपका ब्रेजन समझ में आ गया, ब्रेजन का मतलब समझ में आ गया, इसका सिनोनिम्स देख लिए हमने, लाइक बोल्ड, ब्लेटेंट, शेमलेस, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट वगैरह। तो इसका एंटोनिम भी देख लेते हैं, टिमरस। नाउ टिमरस टिमिड से बना, आपको समझ में आ रहा है? टिमिड क्या है? लाइक छोटा, लाइक वेरी नो, जहां पे जिसको करेज नहीं है, वेरी फियरफुल, द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, जिसका दिल बहुत छोटा है, टिमिड से बना टिमरस, डरपोक। ठीक है, फियरफुल। डिफिडेंट, डिफिडेंट इज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट हो गया तो कॉन्फिडेंट का उल्टा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या है? डिफिडेंट इज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। एकदम जहां पे ब्रेजन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, वहीं पे डिफिडेंट में एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंट है, दैट्स डिफिडेंट। ठीक है, फेंट हार्टेड, जिनका दिल बहुत छोटा है, बहुत ही कमजोर दिल वाले, ठीक है, जो पट करके घबरा जाते हैं, या नो कमजोर दिल वाले जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज फेंट हार्टेड। तो दिस वाज इट, ब्रेजन, नो unduly brave, synonyms bold, blatant, shameless, impudent, insolent, antonyms आ गया आपका timorous, fearful, diffident, faint hearted। ठीक है, तो जिनका दिल बहुत छोटा है, so that's antonym। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, blithe, it's an adjective। blithe का मतलब क्या है? It's like the blithe seaside comedy amused me। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, the blithe seaside comedy amused me, तो इट्स लाइक वेरी हैप्पी, वेरी केयरफ्री टाइप कुछ। ठीक है, जोयस, जोवियल आपको समझ में आ गया, उसका आपने सिनोनिम देख लिया होगा, दैट मीन्स वेरी हैप्पी और केयरफ्री। ठीक है, दैट्स वेरी हैप्पी और केयरफ्री, दैट्स ब्लाइथ। ठीक है, तो इसीलिए बोला मैंने द ब्लाइथ सीसाइड कॉमेडी अम्यूज्ड मी, दैट्स द सीसाइड कॉमेडी दैट वाज पोर्ट्रेड लाइक अम्यूज्ड मी, दैट्स वेरी हैप्पी एंड केयरफ्री। जोयस, आपको पता है ये जोयस कैसे यूज होता है, इट्स लाइक जहाँ पे जोवियल, जोयस एंड चीयरफुल, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत ही खुशनुमा माहौल जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट्स जोवियल और जोयस। ecstatic, ecstatic, like अगर मैं बोलूँ his ecstatic fans filled the stadium, अगर एक अरिजीत's ecstatic fans filled the stadium, that's overwhelming, like बहुत ही ज्यादा जो appreciate करता है, जो बहुत ही die hard fan होता है, that's overwhelming, ecstatic। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने अरिजीत के साथ एसोसिएट करके रखा आपको याद रखने के लिए, तो ऐसा याद रखो, अरिजीत's ecstatic fans filled the stadium, that means उनका जो डाई हार्ट फैंस है, जो बहुत ही थ्रिल्ड है, जो बहुत ही खुश है, एक्साल्टेड है, केयरफ्री है, हैप्पी, जोयस, जोवियल, सब सिनोनिम्स है उसका। वो स्टेडियम, वो उनका शो देखने के लिए एकदम भर के स्टेडियम में आया। ठीक है, एक्साल्टेंट, एक्साल्टेंट सेम वे, लाइक वेरी थ्रिल्ड, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो इसका थ्रिल्ड होगा, थ्रिल्ड। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ही वेव्ड, अरिजीत वेव टू द एक्साल्टेंट क्राउड्स। ठीक है, जैसे उनका एक्सटेटिक फैंस आए, फिर अरिजीत उनको देख के बहुत खुश हुए, ही वाज थ्रिल्ड टू सी हिज फैंस एंड ही वेव्ड टू द एक्साल्टेंट क्राउड्स, ऐसे यूज कर सकते हो आप। जुबिलेंट, सेम वे, लाइक अगर मैं बोलूं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक मैच में विराट का कोई एक फैन दौड़ते दौड़ते स्टेडियम में पिच तक आ चुका था, उनका मतलब स्टेडियम का बैरियर क्रॉस करके, तो विराट जुबिलेंट fan ran to the pitch, ran onto the pitch, that means jubilant is expressing great happiness. ठीक है, that's expressing great happiness। समझ में आ गया आपको कैसे यूज करना है? तो विराट जुबिलेंट फैंस ran onto the pitch। ठीक है, तो एंटोनिम्स, मोरोस, सलन, दोनों सिनोनिमस टर्म्स है। मोरोस एंड सलन, इट मींस वेरी इल टेम्पर्ड। ठीक है, very ill-tempered, like she was morose and silent when she got home. After the hard busy day, she was morose and sullen, ठीक है, or morose and silent when she got home।
That means remaining very ill-tempered or depressed and dejected. Dejected का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था कोई एक वर्ड कराने के टाइम में. It means very sad and depressed. That's dejected, feeling dejected. ठीक है? After being a tired day, like after getting number of rejections, she was feeling dejected. Number of rejections, she was feeling dejected. समझ में आ गया कैसे यूज होता है? Despondent. Despondent is like low spirited. जैसे अभी बहुत लोग कोविड के चलते ऐसा फील कर रहे हैं. Like COVID made us grow more and more despondent. COVID made us grow more and more despondent. That means being low spirited. Low spirit. That's despondent. ठीक है? And gloomy, glum. Glum का मतलब क्या है? That's gloomy. Example like the actor looked glum but later cheered up. The actor looked glum, बहुत ही gloomy लग रहा था उनको देख के, but बाद में वो started to feel cheered up. ठीक है? जैसे आपका अभी बेस वर्ड क्या था? Blithe, मतलब है happy and carefree. तो जैसे इसको यूज किया मैंने, the blithe seaside comedy amused me. Synonyms हो गया आपका joyous, jovial, ecstatic, exultant, jubilant वगैरह. Antonym morose, sullen, dejected, despondent, glum. सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा मैंने पहले भी बताया. जस्ट डोंट थिंक कि ये ब्लाइथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने पहले लिखा है. ऐसा कुछ नहीं है. जुबिलेंट आ सकता है, एक्साल्टेंट आपको कहीं दिख सकता है, उसका सिनोनिम्स भी आपको समझना होगा, इसका क्या यूज होगा. ठीक है? एवरी वर्ड दैट आई डिस्कस इज इंपॉर्टेंट. प्लीज ऐसा कोई भी वर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करो कि बेस वर्ड समझ गया तो हो गया काम खत्म. ऐसा नहीं है. हर एक वर्ड को याद रखना है क्योंकि कोई भी वर्ड कहीं पे भी आपको यूज करते किया हुआ दिख सकता है. ठीक है? तो लेट्स सी. ओके, दिस इज द एंड ऑफ today's words in this video. तो I hope you enjoyed like I did कराते हुए. तो अगर यहाँ तक आप देख रहे हो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने यहाँ तक देखे सीखने के लिए. नो यू आर ट्राइंग. तो नोट्स बना रहे हो आई बिलीव. तो सब मिलके ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे. विल प्रोग्रेस टुगेदर, डोंट वरी. एंड जॉब तो क्रैक होना ही है, आज नहीं तो कल, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है? तो प्रिपेयर हार्ड, कीप योरसेल्फ सेफ and keep vocabing. Thank you so much.